उस वक्त यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे, जबकि ब्रिटिश यहाँ पे दोगलापनी दिखाता है। एक तरफ तो वो अरब से वादा करता है, मुकामी अरब और यहूदियों के दरमियान टेंशन उस वक्त शुरू हुई। ये फैसला इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि इसराइल को ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस टॉक में ये डिसाइड किया जाता है कि फलस्तीन को उनका एरिया दिया जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमास की। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा कोई नई बात नहीं। इस तनाज़े को 100 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं। इस तनाज़े की वजह से पूरी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तनाज़ा एक ना एक दिन दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ ना ले जाए। अगर हमें इन दो मुल्कों के बीच मौजूदा कशीदगी को समझना है तो हमें हिस्ट्री को जानना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कन्फ्लिक्ट है इन दोनों मुल्कों के बीच, ये कन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ और जानेंगे इस कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री। बात शुरू करते हैं उस वक्त की जब ना कोई इसराइल था, ना गजा और ना कोई वेस्ट बैंक था, बल्कि इस पूरे इलाके पे खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। उस वक्त यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे, जबकि ईसाई और यहूदी अक़लियत में थे और ये तीनों मज़ाहिब के लोग बड़े पीसफुली रहते थे। 1915 में जब पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उस वक्त ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रिवोल्यूशनरीज मिलके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ते हैं। ब्रिटिश यहाँ पे दोगलापनी दिखाता है। एक तरफ तो वो अरब से वादा करता है कि हमारे साथ जंग लड़ो तो हम फलस्तीन का एरिया तुम्हें देंगे, क्योंकि उस वक्त अरब रिवोल्यूशनरीज ये चाह रही थी कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अलग मुल्क बने, और दूसरी तरफ यहूदियों से भी यही वादा करता है कि हम तुम्हें फलस्तीन में अपना मुल्क बनाने में मदद करेंगे ताकि यहूदियों की भी हिमायत हासिल हो। लेकिन ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद मिडिल ईस्ट का एरिया ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में तकसीम कर लिया और इस तरह पूरे फलस्तीन का कंट्रोल आता है ब्रिटिश के पास। इस एरिया का कंट्रोल जब ब्रिटिश के पास आया तो बड़ी तादाद में यहूदी यहाँ आने लगे। मुकामी अरब और यहूदियों के दरमियान टेंशन उस वक्त शुरू हुई जब ब्रिटिश ने फलस्तीन में यहूदियों के लिए उनका इलाका मखसूस कर दिया। इसी दौरान यूरोप में ज़ायनिस्ट मूवमेंट भी जोर पकड़ रही थी, जिनका आइडिया ये था कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, क्योंकि यहूदियत सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक कौम है। आम अल्फाज में ये कन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के दरमियान है, जिनका मानना है कि ये सरजमीन यानी फलस्तीन हमारा है। 1920 से 1940 के दरमियान फलस्तीन में यहूदियों की तादाद बहुत बढ़ने लगी। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होने वाले होलोकॉस्ट से जान बचाकर बड़ी तादाद में यहूदी फलस्तीन पहुँचे, जो अब भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। यहूदियों का इस इलाके में बड़ी तादाद में रुख करना मकामी अरब यानी फलस्तीनियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने ब्रिटिशर्स को बार बार बोला कि यहूदियों की इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश ये जानबूझकर कर रहा था, जो 1922 के ब्रिटेन के एक वाइट पेपर से साबित भी हुआ। एक तरफ यहूदियों की इमिग्रेशन का सिलसिला रुक नहीं रहा था और दूसरी तरफ मकामी अरब ब्रिटिश से अलग रियासत की मांग कर रहे थे। जब यहूदियों और मकामी अरब के दरमियान वायलेंस बढ़ने लगी तो 1948 में ब्रिटिश ने फलस्तीन का कंट्रोल छोड़ दिया और मामला यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया। चूँकि यूएन वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी तो उस वक्त यूएन में उनकी ज्यादा चल रही थी जो वर्ल्ड वार जीते थे, जैसे कि ब्रिटेन, यूएसएसआर वगैरह। अब जिस हिसाब से यहूदियों ने वर्ल्ड वार 2 में इनकी हेल्प की थी तो अब वक्त था उनका रिवॉर्ड मिलने का, और कहा जाने लगा कि यहूदियों को अब उनकी अलग रियासत मिल जाएगी। यूएन इस लैंड को दो हिस्सों में तकसीम करता है और मैप जारी करता है। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाता है और एक हिस्सा मकामी अरब को, जबकि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रहता है, क्योंकि जेरूसलम 3 मज़ाहिब यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जीव्स के लिए मुकद्दस जगह है। इस पार्टीशन प्लान के हिसाब से मकामी अरब को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है, 2/3 पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। ये फैसला इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि इसराइल को वो जगह भी मिलती है
जहां उनके पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं थी। यहूदी इस फैसले को मान लेते हैं, लेकिन आसपास के अरब ममालिक इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने इस फैसले को यूरोप के कॉलोनियलिज्म के तौर पर देखा और उनका मानना था कि अरबों की जमीन उनसे जबरदस्ती छीनी जा रही है। यहूदी 14 मई 1948 को अपनी नई रियासत का ऐलान करते हैं, जिसका नाम वो इसराइल रखते हैं। इस ऐलान के अगले ही दिन जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और इराक मिलकर इसराइल पर हमला कर देते हैं। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग के बाइस बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को जान बचाने के लिए हिजरत करनी पड़ी। ये जंग इसराइल ने जीती और अब उनके कंट्रोल में वो सारे इलाके भी आ गए थे जो यूएन की बताई गई इलाकों से ज्यादा थे। अब तकरीबन पूरे फलस्तीन पे इसराइल को कंट्रोल हासिल हुआ, सिवाय वेस्ट बैंक और गजा के। गजा इजिप्ट के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में था। इसके बाद 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान एक और जंग हुई, जो कि 6 दिनों तक जारी रही। ये जंग भी इसराइल ने आसानी से जीत ली। ना ही सिर्फ जीती, बल्कि सीरिया से गोलान हाइट्स, इजिप्ट से गजा और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ साथ इजिप्ट का ये एरिया, जिसे सिनाई कहा जाता है, इसे भी अपने कब्जे में कर लेता है। 1964 में फलस्तीन के लोग फलस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका मकसद फलस्तीनियों को उनकी अलग रियासत दिलाना था। 1988 में PLO ने 2 स्टेट मॉडल पेश किया, यानी पहले के जो फलस्तीनी थे वो पूरे यहूदियों को भगाकर इस पूरे एरिया को फलस्तीन बनाना चाहते थे, और उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो इलाके UN ने डिसाइड किए हैं एटलीस्ट वो मुकम्मल तौर पर उन्हें दिए जाएं। 1973 में अरब और इसराइल के दरमियान एक और जंग हुई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया मिलकर इसराइल पर हमला करते हैं ताकि वो अपने इलाके वापस ले सके। ये जंग 6 साल तक जारी रही और 1979 में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक पीस टॉक के साथ खत्म हुई। इस पीस टॉक के बाद इजिप्ट को अपना इलाका सिनाई वापस मिल जाता है और यूं इजिप्ट पहला अरब मुल्क बनता है जो इसराइल को तस्लीम करता है। इसी तरह कुछ अरसे बाद जॉर्डन भी इसराइल को तस्लीम कर लेता है। इसके बाद इसराइल में बसने वाले यहूदी वेस्ट बैंक में जाकर आबाद होने लगे, अपनी सेटलमेंट्स बनाने लगे, जिन्हें सेटलर्स कहा जाता है। हालांकि ये सेटलमेंट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुताबिक इलीगल थी, क्योंकि यूएन ने जो पार्टीशन प्लान दिया था उसके हिसाब से ये एरिया फलस्तीन का था। 1993 में पहली बार इसराइल और फलस्तीन साथ मिलकर बात करते हैं, जिसे ऑस्लो एकॉर्ड कहा जाता है। इस टॉक में ये डिसाइड किया जाता है कि फलस्तीन को उनका एरिया दिया जाएगा और दोनों मुल्क पीसफुली रहेंगे। लेकिन इस टाइम तक वेस्ट बैंक में बहुत सारे यहूदी आबाद हो चुके थे और अपनी सेटलमेंट्स बना चुके थे, और फलस्तीनी लोग गिने चुने एरियाज में ही रह गए थे। तो वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और ये फैसला होता है कि एक हिस्से पर इस्राएलियन सरकार कंट्रोल करेगी और एक हिस्से पे फलस्तीनियों का कंट्रोल होगा, और एक हिस्सा ऐसा होगा जिस पे दोनों कंट्रोल करेंगे। तो ऑस्लो एकॉर्ड के बाद भी फलस्तीन को वेस्ट बैंक के सिर्फ कुछ हिस्से ही मिलते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमास की, क्योंकि फलस्तीनी लोगों को लग रहा था कि PLO कुछ ज्यादा ही सेक्युलर होके सब कुछ खराब ना कर दे। एक और मसला ये भी पेश आ रहा था कि जब दोनों तरफ से कोई भी पीस की बात करता तो लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती। ऑस्लो एकॉर्ड के बाद जब एक टाइम पर इसराइल और फलस्तीन करीब हो रहे थे और ये लग रहा था कि अब पीस हो जाएगा, तो उस टाइम पर इसराइल के PM को ही असैसिनेट किया जाता है। दूसरी तरफ PLO वीक होती गई, क्योंकि वो पीस की बात कर रहे थे और हमास स्ट्रॉन्ग होता गया। 2005 में इसराइल ने गजा से अपनी फौजें निकाल ली, जबकि वेस्ट बैंक पे अब भी इसराइल का ही कंट्रोल है। जेरूसलम को इसराइल अपना कैपिटल मानता है, जबकि फलस्तीन अपना। और इक़्तिदार संभालने के बाद से अब तक इसराइल और हमास के दरमियान काफी जंगें हो चुकी हैं और दोनों के दरमियान रॉकेट फायर भी होती रहती है। 2007 से ही इसराइल ने गजा की पट्टी पर मुहासरा कर रखा है ताकि हमास को आइसोलेट कर सके और हमास की तरफ से रॉकेट फायर पर भी काबू कर सके। तो कुछ ये सिचुएशन है दोस्तों इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट, और हालिया जंग भी इसी का नतीजा है। क्वेश्चन अब भी यही है कि कैसे निकलेगा इस कॉन्फ्लिक्ट का हल और कब निकलेगा, या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का हल निकलेगा भी या नहीं।
کب فلسطینی خاص طور پر غزہ کی پٹی میں رہنے والے معصوم لوگ چین سے رہ پائیں گے؟ اسی طرح کے ہسٹوریکل ٹاپکس کو انٹرسٹنگ وے میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ نگہبان۔